हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 6 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 7 का आधा हिस्सा यानी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो, इस चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर, यानी अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, इस चैप्टर में भी हमें 15 टॉपिक्स कवर करने हैं, सब टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो भी, और कुछ इमेजेस हैं जिसके बारे में मतलब थोड़ा सा जानकारी हासिल करना जरूरी है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करता हुआ चलूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वहां पे चलते हैं डायरेक्टली। ये टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, पहला टॉपिक है आज का ये, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। ठीक है, मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था जिसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, जो कि वेस्ट एशिया का रूलर था, ग्रीक का रूलर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, उसने भेजा था उस एम्बेसडर को, उसका नाम था मेगास्थनीज। किसके पास भेजा था? चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा था, यानी अशोका के दादा के पास, है ना। अब देखिए आगे, तो मेगास्थनीज जो पॉइंट नंबर 2 है, मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। यानी मेगास्थनीज ने जब यहाँ पर आकर के देखा चीजों को, तो उसने एक अपना जो है एक लिखा था कि हाँ चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन, जैसे आदमी कहीं जाता है तो लिखता है ना प्लान, मतलब कि हाँ हम वहाँ गए थे, ये चीज़ें देखें, तो उस तरह से उसने जो अपना अकाउंट लिखा था उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं उसमें से। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, द ओकेजन्स ऑन विच द एम्पेरर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी खास मौके पे एम्पेरर अगर अपीयर होता था, यानी पब्लिक के बीच आ रहा होता है या अपीयर होता था, तो उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, बहुत ही मतलब ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस की तरह। प्रोसेशन हम लोग उस वक्त यूज करते हैं इंग्लिश में वर्ड, जब जुलूस की तरह हमको कुछ बताना होता है। तो जब भी ऐसा ओकेजन होता था जहां पर एम्पेरर अपीयर कर रहा पब्लिक में, तो ये जो सिचुएशन था बहुत ही अच्छा ऐसा होता था जब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे इस ओकेजन को, ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस की तरह। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलनक्विन, वो एक गोल्डन पैलनक्विन में वो कैरी किया जाता था। ठीक है, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जब वो अपीयर हो रहा होता है पब्लिक में, जैसे आपने कई मूवीज में नहीं देखा है कि राजा वगैरह या कुछ मतलब ऐसे कोई लोग ऐसे बैठे हैं राजा के इंतजार में, और राजा का जो सिंहासन है, जो सीट है वो खाली है और राजा आ रहा है। तो जब वो आ रहा होता है तो मतलब थोड़ा सा मतलब एक रुआब होता है अलग सा। कई सारे साउथ इंडियन मूवीज या बॉलीवुड मूवीज में भी आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी, तो आप उसको ना यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा थर्ड पॉइंट में कि उसके जो गार्ड होते थे वो एलिफेंट को राइड करते हुए लेकर के आते थे, जो कि जो एलिफेंट होता था वो डेकोरेट किया जाता था सोने और चांदी से, डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके आगे, सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज, यानी कुछ गार्ड ऐसे थे जो छोटे छोटे पेड़ होते थे उसको कैरी करते थे, जिस पर जो है जिंदा परिंदे होते थे। उसमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो ट्रेंड पैरट होते थे। ट्रेंड पैरट्स का मतलब ऐसे तोते जो ट्रेनिंग दिए गए हैं जिनको, तो वो क्या करते थे, एम्पेरर के सर के चारों तरफ वो सर्कल लगाते थे, वो सर्कल करते थे, घूमते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। यानी जो राजा होता था वो नॉर्मली ऐसी औरतों से घिरा हुआ रहता था, जो औरतें बिल्कुल आर्म्ड एंड एमुनेशन से, मतलब ये था, मतलब जो औरतें गोले बारूद से और हथियार से लैस होती थी, क्योंकि उसको ऐसा डर लगता था कि कोई उसकी जान को खत्म कर देगा, कोई उसको मार देगा, तो उससे बचाव के लिए उसके आसपास आर्म्ड वुमेन रहा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। ये बड़ी अजीब सी चीज है। ठीक है, यानी उसके एक स्पेशल सर्वेंट्स भी उसके कुछ होते थे, जो भी खाना वो खा रहा होता है, खाने वाला होता है, तो उसके पहले कुछ लुकमा शुरू का ही टेस्ट करने के लिए उस नौकर को दिया जाता है कि तुम पहले खाओ, कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ की चीज होगी तो तुम मरोगे पहले, मैं तो बच जाऊंगा, है ना, इस तरह के मकसद से। He has special servants to test the food before he eats.
अच्छा, उसके बाद एक और चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि वो किसी भी बेडरूम में, यानी उसके कई सारे बेडरूम होते थे, वो किसी भी बेडरूम में 2 रात से ज्यादा नहीं सोता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये है कि 2 रात तक वो उससे ज्यादा फिर नहीं सोता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। फिर ना यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आगे है, एंड अबाउट पाटलिपुत्र, यानी जो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने जो लिखा वो अब हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि चंद्रगुप्त के बारे में वो बता रहा है ना, कि जब वो अपीयर होता था तो एक रॉयल प्रोसेशन जैसा माहौल बनता था। ठीक है, और वो गोल्डन पैलेंक्विन पे कैरी किया जाता था, और उसके जो गार्ड्स थे वो हाथी पर सवार रहते थे, और उसके हाथियों को सोने और चांदी से सजाया जाता था। इस तरह की चीजों को हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब बात हो रही है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, यानी उसने लिखा है मॉडर्न जो पटना है, यानी पाटलिपुत्र के पहले जो कहा जाता था, उसने उसके बारे में लिखा कि ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर है। दिस इज अ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, और वो जो है एक मैसिव वॉल से, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से सराउंडेड है। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, यानी यहाँ पर तकरीबन 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं, यानी 570 टावर और 64 गेट्स हैं वहां पे। ओके, फिर नेक्स्ट है, द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, यानी घर जो वहां पर उसने देखा वो कैसा देखा कि या तो 2 स्टोरीज थे या 3 स्टोरीज थे, यानी 2nd फ्लोर तक था या 3rd फ्लोर तक था। ठीक है, और वो लकड़ी से और मड ब्रिक से बने हुए रहते थे, है ना। नेक्स्ट जो है पॉइंट, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, यानी जो राजा का जो महल होता था वो भी लकड़ी का होता था और डेकोरेट किया जाता था स्टोन कार्विंग से। इसके बाद आखिरी जो इसमें पॉइंट है, इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी उसको जो है गार्डन से सराउंड किया जाता था। ठीक है, और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी पक्षी वगैरह रखने के लिए भी, और गार्डन इसलिए ताकि वो खूबसूरत सा नज़ारा हो वहाँ का। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब अशोका के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने मतलब काफ़ी कुछ सुन रखा है पहले से भी, है ना। बिल्कुल बहुत उम्मीद है कि मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में जानकारी इकट्ठा और करने की कोशिश करते हैं। यूनिक रूलर, आप देख सकते हैं हेडिंग में यूनिक रूलर भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इसने जो है ये मतलब इतिहास में ऐसा पहला राजा था जिसने इतनी बड़ी फतह हासिल करने के बाद मतलब कहा कि नहीं नहीं ये गलत किया है मैंने, है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। अशोका जो है मौर्यन रूलर में से सबसे ज्यादा फेमस था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, यानी वो एक ऐसा हुक्मरान था, एक ऐसा राजा था, पहला ऐसा राजा था जिसने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के जरिए पहुंचाने की कोशिश की लोगों तक। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में होते थे, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो आम लोगों की भी समझ में आती थी, और जो स्क्रिप्ट यूज होता था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होता था। तो स्क्रिप्ट के बारे में आपको मालूम होगा, जैसे अगर आप हिंदी में एग्जाम लिख रहे होते हैं तो आप लिखते हैं वहाँ पे स्क्रिप्ट में देवनागरी, अगर इंग्लिश में आप एग्जाम लिख रहे हो तो आप लिखते हैं रोमन। ठीक है, तो उस तरह से प्राकृत लैंग्वेज थी, लेकिन उसके स्क्रिप्ट वो ब्राह्मी यूज करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात होती है, शुरुआत अब हो रही है, अशोका को यूनिक रूलर क्यों कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। ठीक है, कलिंगा जो है एक एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। उड़ीसा एक स्टेट है इंडिया का, आपको मालूम है। तो उसका जो है कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम कलिंगा था। तो अशोका ने कलिंगा पर फतह हासिल करने के लिए जंग लड़ी। ठीक है, तो ऐसे उसको फतह तो मिल गई, लेकिन आगे देखते हैं, है ना। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. यानी फतह तो उसको मिल गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया इतने ज्यादा वायलेंस को देख करके, इतना ज्यादा खून खराबा को देख करके। ठीक है, तब उसने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब जो है अब जंग नहीं करेंगे। ठीक है, he is the only king in the history of the world who gave up conquest आफ्टर विनिंग अ वॉर, यानी हिस्ट्री में वो एक ऐसा राजा था जिसने मतलब फतह हासिल करने के बाद उसने मतलब गिव अप कर दिया कॉन्क्वेस्ट को आफ्टर विनिंग अ वॉर।
अच्छा, यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं उससे रिलेटेड जो उसने महसूस किया। ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग कलिंगा वॉर, यानी उसने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया था अपने कलिंगा वॉर से रिलेटेड, उसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 80 years after becoming king, I conquered कलिंगा, यानी लगभग नहीं 8 years, सॉरी हाँ 8 years, यानी 8 साल जो राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंगा पर फतह हासिल की। इसमें तकरीबन 1 लाख और उससे ज़्यादा यानी 1.5 लाख लगभग लोग कैप्चर किए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत गम महसूस हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर उसने सवाल किया है वाई, यानी क्यों। तो whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners, यानी जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है, किसी आज़ाद जगह को कैप्चर किया जाता है, तो लाखों लोगों की मौत होती है और कई सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है। क्लियर। उसके बाद ब्राह्मण्स और मॉन्क्स, ये सब भी, इन सब की भी मौत होती है। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स, यानी ऐसे लोग जो अपने रिलेटिव से बहुत ही अच्छा बिहेव करने वाले हैं, ठीक है, और दोस्त वगैरह, या फिर जो अच्छे जो गुलाम हैं या जो सर्वेंट्स हैं उनकी भी मौत हो जाती है। या कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने लव्ड वंस को खो देते हैं जंग में। ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया, उसने अशोका ने अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया, दैट इज वाई आई एम सैड, यानी इसी वजह से मैं दुखी हूँ, मैं गमगीन हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूंगा। तो ये जो धम्मा है ना, ये असल में प्राकृत वर्ड है। ठीक है, संस्कृत वर्ड इसका है धर्म। जैसे रिलीजन को हिंदी में धर्म कहते हैं, तो आप धर्म को धर्मा से समझिए, धर्मा है संस्कृत हो गया, और संस्कृत का जो धर्मा वर्ड है उसके लिए प्राकृत में यूज होता है धम्मा, DHAMMA, धम्मा। ओके, तो उसने लिखा कि दैट इज वाई आई एम सैड, इसी वजह से मैं बहुत ही मायूस हूँ, सैड हूँ, गमगीन हूँ, ठीक है, दुखी हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब धम्मा को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और दूसरों को भी इसके बारे में बताऊंगा कि मतलब अच्छे से रहना है, जंग वगैरह नहीं करनी है। I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. उन्होंने ये भी मेंशन किया, अशोका ने ये भी मेंशन किया कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये, मेरा इस बात पर यकीन है कि जबरदस्ती किसी पर कब्जा करना ये उतना अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आदमी धम्मा के जरिए यानी धर्म के जरिए तरीके से उस पर फतह हासिल करे, जंग करके या फोर्स से नहीं। ठीक है, फिर उसने मेंशन किया आगे, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, यानी ये जो मैं इंस्क्राइबिंग करवा रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैसेज फ्यूचर के लिए है, ताकि जो मेरा बेटा हो या मेरा जो पोता हो, सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। ठीक है, वो भी मतलब इन वॉर के बारे में, जंग के बारे में नहीं सोचे। ठीक है, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और इसकी जगह पर वो ये सोचना चाहिए उनको कि धम्मा को कैसे स्प्रेड करें, धर्म को कैसे स्प्रेड करें, यानी मतलब प्यार मोहब्बत से रहना और जंग वगैरह ना करना। तो ये चीजें थी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग कलिंगा वॉर के सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है, व्हाट वाज अशोकाज धम्मा, यानी अशोका का धम्मा या अशोका का धर्मा क्या था। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताते चलूं कि अशोका का धम्मा, उसमें इन्वॉल्व ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर गॉड की वर्शिप करेगा, पूजा करेगा। ठीक है, और ना ही कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह उसके धम्मा में इंक्लूड थी। हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है, अशोकाज धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस, यानी अशोका का जो धम्मा था उसमें किसी पर्टिकुलर गॉड का वर्शिप नहीं था उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, और ना ही उसमें सैक्रिफाइस करना इन्वॉल्व था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, he felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects, यानी उसका ये मानना था, वो ऐसा महसूस करता था कि जैसे एक जो बाप होता है अपने बच्चों को गाइड करता है, टीच करता है, उस तरह से मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्ट करूं, बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वो जो है बुद्धा के टीचिंग से भी इंस्पायर थे, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, यानी काफी सारे मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यानी उसके एम्पायर में अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करते थे, और इसकी वजह से कई मरतबा कन्फ्लिक्ट भी होता था। कई लोग जानवरों को जो है सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, और जो गुलाम होते थे, जो यानी जो स्लेव्स होते थे, जो जंग में जिनको बंदी बनाया गया, और जो सर्वेंट्स यानी जो गुलाम होते थे, नौकर होते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था।
स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। इन सब के अलावा, जो कि पॉइंट नंबर 6 में है, इन सब के अलावा बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, यानी इन सब के अलावा फैमिली में आपस में ये लड़ाई झगड़े थे और आपस के जो आस पड़ोस के लोग थे उससे भी मतलब मनमुटाव और रंजिशें होती रहती थी, तकलीफ वगैरह होता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है, अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, यानी अशोका को यह महसूस होता था कि ये मेरी ड्यूटी है कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। इसलिए उसने क्या किया कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। उस ऑफिशियल्स को किस नाम से जाना जाता था? धम्मा महामत्ता। इस बात को ध्यान से, इस वर्ड को ध्यान से याद रख लें। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्मा महामत्ता, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस जगह से यहाँ पर, ओके, द धम्मा महामत्ता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में इन्फॉर्म करते थे, पढ़ाते थे, बताते थे। पॉइंट नंबर 9 है, बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. ठीक है, इसके अलावा अशोका ने क्या किया कि रॉक्स वगैरह पे या पिलर्स वगैरह पे अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाया और ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम पढ़ो उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे अपने से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। यानी अशोका ने अपने मैसेंजर्स को दूर दराज के इलाके में भी भेजा ताकि वो उसका जो धम्मा का जो आइडिया है वो स्प्रेड कर सके, वो और फैल सके दूसरे के ज़मीनों पर भी, दूसरी ज़मीनों पर भी। जैसे उसने अपने मैसेंजर्स को सीरिया भेजा, इजिप्ट भेजा, ग्रीस भेजा और श्रीलंका भेजा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। यानी उसने रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं वगैरह खुदवाए और जो रेस्ट हाउसेज होते हैं, आराम घर जो होता है, वो बनवाया। इसके अलावा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जानवरों के लिए भी। ठीक है, इंसानों के लिए तो करवाई ही, जानवरों के लिए भी। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फिगर है इसको ध्यान से देखिए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको अच्छा, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर रामपुरवा आप देख रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड रामपुरवा बुल के बारे में हम लोग फिगर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, दिस इज द फिगर ऑफ रामपुरवा बुल। इस फिगर को आप ध्यान से देखें, मतलब ये पत्थर को तराश के काट करके बनाया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त में, इतनी पुरानी बात ये हो रही है, ठीक है, उस वक्त में इतने अच्छे कारीगर होते थे। ठीक है, Look at this finely polished stone sculpture. This was part of a Mauryan pillar found in Rampurwa, बिहार। बिहार में, बिहार स्टेट जो इंडिया में एक स्टेट है बिहार, वहाँ पर एक जगह है रामपुरवा। ठीक है, वहाँ पर ये जो है मौजूद है। दिस वॉज पार्ट ऑफ अ मॉरियन पिलर, यानी ये मॉरियन पिलर का पार्ट था जो कि रामपुरवा में था। एंड हैज नाउ बिन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। अभी की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन में आपको मिलेगा। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्प्टर्स ऑफ द टाइम। तो जाहिर सी बात है, आप इस इमेज को अगर गौर से देखें तो मतलब एक सिंपल सा पत्थर को इतने अच्छी तरह से तराश के बनाना, ये किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है ना। तो इसलिए इसकी मतलब तारीफ की जाती है और ये बहुत ही खास है पुराने बची हुई चीज़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोग जो क्या करते थे उस वक्त, कई तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ठीक है, जब वो बीमार पड़ते थे या फिर उनके बच्चों की शादी होती थी या फिर जब घर में बच्चों की पैदाइश होती थी या फिर कभी वो जर्नी पर जा रहे होते थे। तो अशोका का कहना था कि ये जो रिचुअल्स है ना, ये यूजफुल नहीं है। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ठीक है, ये मतलब सही नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। यानी उनका कहना था कि इसकी जगह पर अगर दूसरी चीज़ों को लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, यानी उसका रिजल्ट अच्छा होगा।
अब हम लोग देखते हैं कि वो प्रैक्टिसेस क्या थी। दीज अदर प्रैक्टिसेस आर, तो नंबर 1 4 का 1 यहाँ पर जो है, बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, यानी जो गुलाम हैं, जो नौकर हैं, उनके साथ भी जेंटल बिहेवियर करना, ठीक है। दूसरा, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, यानी जो बड़े लोग हैं उनका आदर सम्मान करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना। फिर है ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, यानी जितने भी क्रिएचर्स हैं कंपैशन के साथ उनको ट्रीट करना, ठीक है। फिर है गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स, यानी जो ब्राह्मिन्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनको गिफ्ट देना, इस तरह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिर, इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, यानी ये दोनों ही गलत है। पहला कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने रिलीजन की तारीफ कर रहा है, और दूसरा कि वो अलग मजहब या दूसरे के मजहब को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये दोनों ही गलत है। हमें हर किसी के मजहब की रेस्पेक्ट करनी है, जो 6 पॉइंट में है यहाँ पर। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, यानी हर किसी को, हम लोगों को एक दूसरे के मजहब की, रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion, यानी अशोका ने कहा कि अगर कोई इंसान अपने मजहब की तारीफ कर रहा है और साथ में दूसरे के मजहब की बुराई कर रहा है, तो असल में वो खुद के मजहब को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, therefore one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. ये आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। इसमें आप बताया जा रहा है therefore, यानी इसलिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी के मजहब की इज्जत करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मजहब की तारीफ कर रहे हैं, हर मजहब को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा ना कि जो इसका स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इसके पिछले वाले जो वीडियो है इसी चैप्टर का, उसमें भी आप देखेंगे उस चीज़ को। तो चलें, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ए लेटर को, जैसे इंग्लिश में ए होता है ना, उस तरह से ए लेटर को आप आ का साउंड कह सकते हैं। उस आ के साउंड को डिफरेंट स्क्रिप्ट में दिखाया गया है। अर्ली ब्राह्मी में कैसा दिखता था ये, ठीक है। देवनागरी हिंदी में ये कैसा दिखता है, बंगाली में ये कैसा दिखता है, मलयालम में ये कैसा दिखता है, तमिल में ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। यानी ज़्यादातर जो इंडियन जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डेवलप हुए हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कई सालों के सफ़र के दरमियान, है ना, ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। Here you can see the letter A written in different scripts, यानी जो A लेटर है ना उसको आप डिफरेंट स्क्रिप्ट में देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्सवेयर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर के आखिर में एल्सवेयर आता है, यानी जिस टाइम पीरियड की बात अभी हम लोग करते हैं या कर रहे थे अभी, तो उसी टाइम पीरियड में दुनिया में दूसरी जगह पर क्या हो रहा था। तो हम लोग इसके आज के ये चैप्टर नंबर 7 के एल्सवेयर में देखते हैं। तो ये जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बात हो रही है कि मौर्यन एम्पायर के वक्त से थोड़ा सा पहले, तकरीबन 2400 साल पहले, जो एम्पायर से चाइना के, उन्होंने शुरुआत किया बिल्डिंग करवाने का, ये ग्रेट वॉल का, ठीक है, जिसको हम लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो इसका पॉइंट है, इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, यानी चाइना का जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है वो पेस्टोरल पीपल से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसके मकसद से इसको बनाया गया है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting। अच्छा, यानी वो जो वॉल था उसमें कुछ एडिशंस भी होते गए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, क्योंकि द फ्रंटियर जो फ्रंटियर थे वो जो एम्पायर के वो चेंज होते थे, ठीक है। द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। ओके, द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जो हम लोग जानते हैं, अगर उसकी बात करें तो तकरीबन ये 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और वो पत्थर और ईंटों से बना है। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, यानी और रोड भी है बीच में बिल्कुल टॉप तक। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल, यानी कई हजार लोग वर्क किए थे, काम किए थे उस वॉल को बनाने में। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर, यानी उस जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, उसमें 100 से लेकर के 200 मीटर की दूरी पे, यानी उतने मतलब डिस्टेंस पे वॉच टावर भी बनाया गया था ताकि नजर रखी जा सके।
ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।